जिसका अधिकार दिया वो वोट का अधिकार है। जब वोट के अधिकार की लड़ाई चल रही थी तब उस समय बहुत सारे लोग ऐसा चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, केवल बड़े लोगों को ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए, केवल पढ़े लिखे लोगों को ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए, सबको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ऐसा बहुत लोग चाहते थे। लेकिन इस देश में जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने 1848 में जो लड़ाई शुरू किया था और छत्रपति साहू महाराज ने जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, उस लड़ाई की बदौलत बाबा साहब अम्बेडकर ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया और ये कहा कि इस देश में हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होगा, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको वोट डालने का अधिकार होगा। और इसलिए हम सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल गया। और अब हम सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल गया तो हमें इस बात को समझने की ज्यादा जरूरत है कि इस देश में अगर अडानी वोट डाले तो एक ही गिना जाता है, अंबानी वोट डाले तो एक ही गिना जाता है, टाटा वोट डाले एक ही गिना जाता है, बिरला वोट डाले एक ही गिना जाता है, प्रधानमंत्री जी वोट डाले एक ही गिना जाता है, राष्ट्रपति जी वोट डाले एक ही गिना जाता है, गांव का किसान वोट डाले एक ही गिना जाता है, गांव का मजदूर वोट डाले एक ही गिना जाता है। इसका मतलब ये है कि 1848 से लेकर 1956 तक, मतलब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक जो 108 साल का संघर्ष चला, उस संघर्ष ने इस देश में हमको बराबरी का अधिकार दे दिया और सबको बराबर कर दिया। नहीं तो अगर आप उसके पहले देखो तो उसके पहले इस देश में सब लोग बराबर नहीं थे। इस देश में मनुस्मृति जैसे ग्रंथ बनाए गए थे। अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले इस देश में मनुस्मृति जैसे ग्रंथ बनाए गए थे जिसमें इस बात को लिखा गया था कि अगर इनके कान में ज्ञान का शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। इस प्रकार की चीजें लिखी गई थी। एकलव्य की कहानी आपने सुनी होगी। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि गुरुजी हमें धनुर्विद्या सिखा दो, तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को पूछते हैं कि तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। और जब एकलव्य ये बताते हैं हमारा ये कुल है, हमारा ये गोत्र है, तो द्रोणाचार्य को पता चलता है अरे इसको तो शस्त्र उठाने का ही अधिकार नहीं है, इसको धनुर्विद्या नहीं सिखाया जा सकता। और द्रोणाचार्य एकलव्य को कहते हैं कि तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं। एकलव्य ने भी ठान लिया हमें धनुर्धर बनना है, तो एकलव्य ने स्वतः अभ्यास किया, स्वतः प्रयास किया और इतना बड़ा धनुर्धर हो गया कि जो विद्या द्रोणाचार्य को नहीं आती थी वो विद्या वीर एकलव्य को आती थी। और जब इतना बड़ा धनुर्धर हो गया तो एकलव्य को, द्रोणाचार्य को ये भी अच्छा नहीं लगा। और फिर द्रोणाचार्य ने कैसे छल किया, कैसे कपट किया और छल कपट करके कैसे एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लिया, ये आप सभी लोगों को पता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो तब अंगूठा कट गया, अब तक क्यों कटवा रहे हो, अब तो खड़े हो जाओ। अब तो फूले साहू अम्बेडकर के आंदोलन ने सबको बराबरी का अधिकार दे दिया है, अब क्यों खुद ही अंगूठा कटवा रहे हो। अब तो तुम्हारे वोट की ताकत से सरकार बनती है, लेकिन बड़ी पार्टियां समझौता कर लेती हैं, जिसका वोट ज्यादा है उसको टिकट ही नहीं देती है। कहती है जाओगे तो कहां जाओगे, उसको नहीं दोगे तो उसको दोगे, उसको नहीं दोगे तो उसको दोगे, घुमा फिरा करके आओगे तो हमारे ही पाले में जाओगे कहां। बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे लोगों को टिकट नहीं देती हैं और फिर हमारे लोगों को भरमाने का काम करती हैं। ये भी अंगूठा काटना ही है। मैं कहना चाहता हूं, क्या मुरैना लोकसभा में इतनी बड़ी बहुसंख्यक आबादी जिसका वोट इतना ज्यादा है, क्या उसमें कोई एक योग्य आदमी नहीं था जो टिकट लेकर मुरैना से सांसद हो जाता? क्या कांग्रेस के पास कोई नहीं था? क्या बीजेपी के पास कोई नहीं था? क्या बीएसपी के पास कोई नहीं था? क्या दूसरे दलों के
पास कोई नहीं था, लेकिन क्यों नहीं दिया टिकट? वो आपको मजबूर करना चाहते हैं कि आप हमें ही वोट दो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, वैसे आपके पूरे समाज का अंगूठा काटने का काम हो रहा है। आप नहीं जागोगे, नहीं चेतोगे, अंगूठा इतिहास में काटा गया, अंगूठा वर्तमान में काटा जा रहा है, अंगूठा भविष्य में भी काटा जाए। इसलिए सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ, अपनी गिनती करवा लो। 75-77 साल से गिनती नहीं हो रही है, करवा लो, मौका है। नहीं करवाओगे तो आपके हाथ में है करवाने का। आप बूथ पर जाओगे, जितना चारपाई का बटन दबाओगे उतना गिनती उधर हो जाए। और अगर बूथ पर जाओगे, किसी के कहने में आ जाओगे, अब कुछ लोग कहते घूम रहे हैं, अभी तक नहीं कह रहे। जब से राजेंद्र कुशवाहा जी मैदान में आ गए, कहना शुरू कर दिए, अरे बड़ा खतरा है, संविधान बदल देंगे बीजेपी वाले। और तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? 60 साल इस देश पर कांग्रेस ने राज किया, ओबीसी की गिनती नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू ने रोकी, चलो जवाहरलाल ने गलती किया होगा। फिर इंदिरा गांधी ने रोकी, चलो इंदिरा ने 2 बार, जवाहरलाल ने रोकी 2 बार, इंदिरा गांधी ने रोकी। फिर नरसिम्हा राव ने रोकी, फिर भाजपा के अटल बिहारी ने रोकी, फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, प्रणब मुखर्जी ने रोक दिया। तो लगातार तो रोक रहे हो। राहुल गांधी को रात में सपना आ गया कि ओबीसी की गिनती नहीं बोलेंगे तो ओबीसी का वोट नहीं मिलेगा। सपना आ गया, बोल रहे हैं। अरे भाई, बिहार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बिहार में जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की संयुक्त सरकार थी तो उन लोगों ने बिहार में गिनती कर ली। कांग्रेस की कितनी राज्यों में सरकार है, गिनती क्यों नहीं किया? कांग्रेस की कितनी राज्यों में सरकार थी, गिनती क्यों नहीं किया? करना धरना नहीं है, आपका वोट लूटना है। आपका वोट लूटने के लिए बोला जा रहा है। समझने की जरूरत है। हमारे जितने महापुरुष आए वो हमको समझाते रहे, अब हम समझे तब तो सही, नहीं समझेंगे तो हमारा सत्यानाश होता रहे। हराने और जिताने का बड़ा बवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं उनको हराना है इसलिए हमें जिता दो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, वो आ जाएंगे तुम्हारे गले का मंगल सूत्र छीन लेंगे और फलाने को दे देंगे। तो हमारा आदमी कुछ उसमें डर जा रहा, कुछ आ जाएंगे तो संविधान खत्म कर लेंगे, उनके बाप का राज हो जाएगा। संविधान कैसे खत्म कर देंगे? संविधान हमारे पूर्वजों ने बनाया है। फूले साहू अम्बेडकर का 108 साल का संघर्ष है, तब संविधान बना। उस संघर्ष में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को, माता सावित्रीबाई फूले को घर से निकलना पड़ा। छत्रपति साहू महाराज की हत्या हो गई, बाबा साहब अम्बेडकर के कई बच्चे चले गए। तब ये गैर बराबरी की जो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, इससे छुटकारा भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने करवाया। तो छोड़ने देंगे? अरे लठ निकाले, ऐसे नहीं, लठ निकालेंगे। जो संविधान बदलने की बात करेगा, लठ निकालकर लौटाने का काम करेंगे। कोई इस मुगालते में ना रहे कि कोई संविधान बदल देगा और हम बदलने देंगे, इस मुगालते में ना रहे। और कोई ये डर दिखाकर भी हमारा वोट लूटने की कोशिश ना करे कि नहीं वो बदल देगा इसलिए हमारे साथ आओ। सबसे ज्यादा निजीकरण का काम 90-92 में सुप्रीम कोर्ट से मंडल कमीशन का फैसला आया। 90 में कांग्रेस ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण। ओबीसी को आरक्षण बाद में मिला, प्राइवेटाइजेशन करके ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। और जब 92 में मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी, तब कांग्रेस वाले भी ओबीसी के मंडल कमीशन के खिलाफ में थे और बीजेपी वाले भी ओबीसी के मंडल कमीशन के खिलाफ में थे। एक ने रथ यात्रा निकाला, कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और जब मंदिर बन गया तो एक भी ओबीसी को घंटा बजाने के लिए ट्रस्ट में नहीं रखा। पूछो ओबीसी के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या मंदिर के ट्रस्ट में रहने के लिए हम लोग हिंदू नहीं है? केवल तुम्हारे पीछे पीछे झंडा धोने के लिए हिंदू है, टिकट लेने के लिए नहीं है। केवल तुम्हारा झंडा टोपी धोने के लिए हिंदू है। तुम हमें मूर्ख मत बनाओ।
ये कहना होगा उनको। 3 समय हमको बीजेपी वाले हिंदू बना लेते हैं। अगर लड़ना है तब हिंदू, चंदा देना है तब हिंदू, वोट देना है तब हिंदू, और जब हमारे हक अधिकार की बात आती है तब हम हिंदू नहीं हैं। हमारे लोगों को मूर्ख बनाकर बाबरी मस्जिद आंदोलन में ले गए और एक भी ओबीसी को राम मंदिर के ट्रस्ट में नहीं, घंटा बजाने के लिए भी नहीं रखा। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग वहां नहीं गए होते अयोध्या तो कहां जाते? दिल्ली जाते। और दिल्ली जाते तो क्या कहते? भैया जब हम 52 हैं तो 52 को 52 हिस्सा दे दो। अगर 52% ओबीसी के लोग अगर दिल्ली चले गए होते तो 52% हिस्सा मिल गया होता। लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी दोनों ने मिलकर देश में 77 साल तक राज किया और ओबीसी का हक हिस्सा डकार कर रखा। आज राहुल गांधी को चुनाव में याद आ रहे, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं अरे ओबीसी का हिस्सा ये दूसरे को दे दे रहे। अरे तुम तो देश के प्रधानमंत्री हो भाई, तुमको शेर बाघ चीतों की चिंता है, वो कम हो जाते हैं। तुम विदेश से लाकर जंगल में शेर बाघ चीते छुड़वा देते हो, लेकिन तुमको हमारी चिंता नहीं है कि देश में हमारी गिनती कितनी है। तुम नारा लगाते हो सबका साथ सबका विकास, और फिर साथ हमारा ले लेते हो और फिर सत्यानाश भी हमारा ही करते हो। तो इसको समझने की जरूरत है। अभी कोविड शील्ड पर मामला आ गया, सारे टीवी चैनलों पर चल रहा है कि कोविड शील्ड जो वैक्सीन लगवाया था उससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है, इसलिए नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। पहले तो मोदी जी हर जगह फोटो लगवाते थे वैक्सीन के ऊपर, तो क्या कहते थे? भाइयों बहनों, हमने इतने करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दिया। तो अब मोदी जी भाषण क्यों नहीं करते कि भाइयों बहनों, हमने इतने करोड़ लोगों को हार्ट अटैक का खतरा दिया है, आप हार्ट अटैक से मर जाओ, हमने ये आपको दिया है। ऐसा ही भाषण मोदी जी को करना चाहिए, लेकिन ऐसा भाषण मोदी जी नहीं करते, क्योंकि पता है कि अगर ऐसा भाषण करेंगे तो सुनने वाले सुनेंगे नहीं, दौड़ा भी सकते हैं, इसलिए वो ऐसा भाषण नहीं करते। तो हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये अगर लागू करना है तो कोई दूसरा नहीं लागू कर सकता। ये जिसका हक लूटा गया है, जिसका अधिकार लूटा गया है, उसका भाई उसका बेटा अगर पार्लियामेंट में जाएगा तो वही लागू कर सकता है। बिहार में नीतीश और तेजस्वी पिछड़े वर्ग के थे तो लागू कर लिया, लेकिन ये लोग नरेंद्र मोदी लागू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को तो कहा जाता है बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत ताकतवर आदमी है, एक छोटी सी गिनती नहीं कर पा रहे, ताकतवर आदमी है, गिनती नहीं कर पा रहे, ताकतवर आदमी। कैसे ताकतवर आदमी है? इतना डरे हुए हैं, जनगणना ही नहीं किया, कैसे विकास होगा? आंकड़े के बगैर विकास होगा। देखो जनगणना से क्या होगा, जनगणना से होता है कितने ओबीसी कच्चे मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी पक्के मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के पास साइकिल है, कितने ओबीसी के पास मोटरसाइकिल है, कितने ओबीसी के पास कार है, कितने ओबीसी हाई स्कूल पास है, कितने ओबीसी इंटरमीडिएट पास है, कितने बीए बीएससी पास है, कितने पीएचडी किए हुए हैं, किसके पास क्या है, कितने सरकारी नौकरी में है, कितने प्राइवेट नौकरी में है, कितने के पास कोई नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। जब ये सारा डाटा आएगा तभी तो विकास की योजना बनेगी। ये सारा डाटा नहीं आएगा तो विकास की योजना नहीं बन सकती है। ये जो विकास की योजना बनाना है उसके लिए डाटा होना चाहिए। 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में फिर होनी चाहिए थी, कहा कोविड है इसलिए जनगणना नहीं कर सकते। 21 निकल गया, 22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 का चुनाव आ गया, आज तक जनगणना ही नहीं किया। जब जनगणना नहीं किया तो विकास कैसे होगा? ये विकास करने वाले नहीं, विकास विरोधी लोग हैं। और अभी फिर क्या आ गया? फिर इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसने किसने कितना दिया है बताओ। एसबीआई कह रही थी नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंदर डाल देंगे, नहीं तो बताओ। और जब बताया तो पता चला जिसको नोटिस दिया वही ले जाकर के पैसा दिया, जिसको ईडी का नोटिस दिया वही जाकर के पैसा दिया कि हमको बख्श दो, हमारी जांच मत कराओ, ये पैसा ले लो। तो दिन भर भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देते हैं वो खुद ही भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, हमारे महापुरुषों ने गलत नहीं कहा था, यही कहा था
कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों किसी से कम नहीं है। बस दोनों में कंपटीशन चलता है। क्या कंपटीशन चलता है कि भाई हम थे तो 10 जूता तक लगा, ये बहुत ऊब गए 10 जूता खाते खाते। अब ये खाते खाते ऊब गए हैं, स्वाद बदलना चाहते हैं, तो तुम्हें लाना चाहते हैं तो ठीक है, तुम आ जाना, 5 और बढ़ा देना ताकि फिर हमारे पास आए। जब 2014 का चुनाव चल रहा, भ्रष्टाचार महंगाई, भ्रष्टाचार महंगाई, तो लोग क्या कहते थे, अरे कांग्रेस को भगाना है, कांग्रेस को भगाना है, कांग्रेस को भगाना है, भ्रष्टाचार हटाना है, महंगाई हटाना है, डीजल पेट्रोल कम करना है। क्या हो गया? कम हो गया काम डीजल पेट्रोल की 2 गुना, 2 गुना हो गया। मतलब जूता बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ा दिया। अब क्या कह रहे, नहीं अब इसको भगाना, एक बार उसको भगाना है तो इसको लाना है, फिर इसका खाना है, नहीं अब इसको भगाना, फिर उसका लाना। स्वाद बदलना है जूते का कि वास्तव में बदलना है? अगर वास्तव में बदलना है तो नया विकल्प चुनना होगा। देखो हम किसान हैं, आपको किसानी की बात बता रहे हैं, आप लोगों में भी बहुत सारे लोग किसान होंगे, आपको किसानी की बात बता रहे हैं। देखो जो नया बीज होता है, किसान जब एक ही बीज का बार बार खेत में बोता है तो पैदावार कम हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? हो जाती है। तब किसान क्या सोचता है, अब नया बीज डालना है, पुराना बीज पैदावार कम हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी नए बीज हैं, आप नया बीज डाल करके देखो, निश्चित रूप से तरक्की होगी। ये आपको सोचने का समय है कि आपको नया बीज डालने का समय है। हराने जिताने के चक्कर में मत पड़ो। 75 साल से हरा जिता है, 75 साल से हरा जिता रहे। अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, किसी के बाप का नहीं खाते, न कोई हमको खिलाने के लिए लाता है रोटी। जब अपनी रोटी खाते हैं तो अपनी रोटी खाएंगे और अपने आदमी को जिताएंगे। ये तय करना होगा कि जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहेगा, अपनी रोटी खाएंगे, अपने आदमी को जिताएंगे, दूसरे किसी को नहीं जिताएंगे। ये संकल्प लेना होगा। जैसी कांग्रेस है वैसी बीजेपी है। इसलिए एक को सांपनाथ कहा जाता था, एक को नागनाथ कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक ही है। दोनों ने ओबीसी की गिनती नहीं किया, दोनों ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया, दोनों ने एससी एसटी के आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया। तो दोनों में अंतर क्या है? आज की तारीख में अगर आप देश के हालात देखो, देश की परिस्थिति देखो, तो क्या हालात है? शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूछ रखने की वजह से पीटा जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जाता है, कहीं जय भीम बोलने की वजह से हत्या होती है, कहीं घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या होती है। शेड्यूल कास्ट के लोगों के हालात है देश में। कांग्रेस के समय में भी ऐसे ही चल रहा था और बीजेपी के 10 साल राज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे ही चल रहा है। भारतीय संविधान में लिखा गया कि आदिवासियों का जो जल है, जंगल है, जमीन है, वहां पर आदिवासियों का अधिकार है। लेकिन आज क्या हो रहा है? उनको दौड़ाया जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, जल जंगल जमीन से भगाया जा रहा है। कभी विकास के नाम पर, कभी पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, कभी दूसरे नाम पर उनको भगाने का काम किया जा रहा है। तो आदिवासियों को कांग्रेस के सरकार में भी यही होता था और बीजेपी के 10 साल के राज में यही हो रहा है। देश में ओबीसी की हालत वही है, न उसने किया न इसने किया। भाषण सबने ओबीसी पर दिया, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा ने 10 साल से ओबीसी को जगाने का काम किया, कई बार भारत बंद करने का काम किया कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। तो इन लोगों को लगा अब ओबीसी पर नहीं बोलोगे तो ओबीसी का वोट नहीं मिलेगा, तो इसलिए बोलकर आपका वोट लूटने का काम चल रहा है। लेकिन दोनों में से कोई हमको हक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल ये खड़ा है, इस देश का जो किसान है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उसको जिसने बनाया उसका भाव उसने तय किया। हम जिस माइक पर बोल रहे हैं इसको जिसने बनाया इसका भाव उसने तय किया। हम आप जिस गाड़ी में आए हैं उसको जिसने बनाया उसका भाव उसने तय किया। लेकिन आप बताओ, इस देश
में हर चीज की कीमत जो बनाता है वो तय करता है। आप बताओ, जब आप अपने खेत में फसल पैदा करते हो उसका भाव, उसकी कीमत आप तय करते हो या खरीदने वाला तय करता है? खरीदने वाला तय करता है। बताओ, उल्टी गंगा 77 साल से कांग्रेस बीजेपी वाले मिलकर बहाने का काम कर रहे हैं कि एक तरफ हम कुछ खरीदने जाते हैं तो जो बना रहा है, जो बेच रहा है, वो हमको बताता है इतने में मिलेगा। लेकिन जब हम अपनी चीज बेचने जाते हैं तो हम खरीदने वाले से पूछते हैं कितने में खरीदोगे? ये उल्टी गंगा 75 साल से बह रही है और किसानों को एमएसपी की गारंटी 60 साल में कांग्रेस ने नहीं दिया, 15 साल में बीजेपी ने नहीं दिया, और जब किसान दिल्ली में आंदोलन करते हैं उनके ऊपर गोलियां चलाने का काम किया जा रहा है। इस देश का जो नौजवान है, बड़ी से बड़ी डिग्री लिया हुआ है नौजवान, और नौजवान ये कह रहा है कि भाई इस देश में हमारे हाथ को भी काम दो, हम भी इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, वो कहती है हम आपको काम नहीं देना चाहते, आप काम पा जाओगे, आप मजबूत हो जाओगे, आप मजबूत हो जाओगे तो भाजपा और कांग्रेस का झंडा 2 समोसे में और 200 रुपए में क्यों उठाओगे? जब कमजोर रहोगे तभी तो हमारा झंडा 2 समोसे 2 रुपए में उठाने का काम करोगे। तो इसलिए नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के हालत खराब है, किसान के हालत खराब है, नौजवान के हालत खराब है। अगर आप अखबार पढ़ो, प्रतिदिन अखबार में आता है महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे, लेकिन हर पार्टी कहती महिला सुरक्षा करेगी और हर पार्टी का महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। अभी कर्नाटक में बीजेपी गठबंधन में शामिल एक नेता के पोते का क्या वीडियो चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर। महिलाओं के ऊपर कितना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, हमारे लोग सोचते थे चलो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तो हम तो हिम्मत वाले लोग हैं, हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे तो हम तो लड़ने वाले लोग ही हैं, चलो कहीं नहीं मिलेगी तो मिलिट्री में चले जाएंगे, देश की रक्षा बॉर्डर पर करेंगे, भले ही शहीद हो जाएंगे, देश के लिए शहीद हो जाएंगे, देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। ये भी इनको अच्छा नहीं लगा और जो मिलिट्री की नौकरी थी उसको अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया और देश के जवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया। तो साथियों, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अगर हम नहीं इन सब चीजों को बदलने के लिए तैयार होंगे तो कौन बदलने के लिए तैयार होगा? हम हराने जिताने की बात करते रहेंगे, जाति धर्म के नाम पर बात करते रहेंगे तो इस देश में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि एक चीज आपको बता दें, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और संविधान में सबके हक अधिकार लिख दिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंपने का काम किया और जब संविधान सौंपा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये कभी भी अच्छा साबित नहीं होगा। मतलब बाबा साहब क्या कह रहे थे? अरे लागू करने वाला अच्छा आदमी भेजो, नहीं तो ये अच्छा नहीं साबित होगा। देखो, हम गांव देहात के आदमी, हम जानते हैं गांव देहात के आदमी को थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ता है, इसलिए मैं बहुत जल्दी उदाहरण देकर समझाता हूं। देखो, आप 50 लाख की बहुत बढ़िया गाड़ी खरीद लो, 50 लाख की गाड़ी खरीद लो और ड्राइवर ऐसा रख दो जिसको गाड़ी चलाना ही नहीं आता, तो गाड़ी बढ़िया चलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी। गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, ड्राइवर बढ़िया नहीं होगा तो गाड़ी खराब चलेगी। गाड़ी बढ़िया है, ड्राइवर खराब है, संविधान बढ़िया है, चलाने वाले लोग खराब हैं। तो चलाने वाले लोग कौन तय करेगा? चलाने वाला लोग कौन तय करेगा? किसको अधिकार दिया संविधान में चलाने वाले लोग को तय करने का? इस देश की जनता को। आप बताओ, आप गाड़ी देखकर कहते हो वो जीतेगा, बैनर देखकर कहते हो वो जीतेगा, टीवी पर प्रचार देखकर कहते हो वो जीतेगा। आप बताओ, टीवी वोट देती है कि गाड़ी वोट देता है कि झंडा वोट देता है कि बैनर वोट देता है या इस देश की जनता वोट देती है? आप बताओ, कौन वोट देता है? किसके वोट से जीतता है? जब इस देश की जनता के वोट से जीतता है तो ये बड़े बड़े लोग गाड़ी बैनर झंडा दिखा करके लोगों का मनोबल गिराने का काम करते हैं कि
तुम्हारी कोई औकात नहीं है लोकतंत्र में, हमारी ही औकात है, क्योंकि हमारे पास पैसा है। ऐसा जो दिखाने वाले लोग हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अपने एक एक वोट के माध्यम से चारपाई चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा को अगर आप जिताते हो तो उनको मुंहतोड़ जवाब होगा, उनके मुंह पर तमाचा होगा जो आपको नहीं। और भिन्न से हमारी प्रत्याशी रेखा साक्य भी आई है, तो उनके लिए भी मैं अपील करना चाहता हूं कि उनको भी जिताना होगा। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि देखो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया, वो चाहते तो बड़े लोगों को दे देते, हमारी आपको कोई नहीं पूछता, लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, इस देश की जनता तय करेगी। और जनता में किसका वोट ज्यादा है, जनता में कौन लोग ज्यादा है, जनता में हम लोग ज्यादा है। इसलिए जगदेव बाबू ने कहा, क्या कहा, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला नहीं चलेगा। जगदेव बाबू कुशवाहा ने कहा, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला अब नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो गोली मरवा दिया, लेकिन आज तक हम लोग नहीं समझ पाए कि कमाते हम धोती वाले हैं, खाते वो टोपी वाले हैं। हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा। जगदेव बाबू ने ये भी कहा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है, कि 10 का शासन 90 पर अगर आप लोग चाहोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये ताकत भारतीय संविधान ने हमको दिया। नहीं चाहोगे, 75 साल से उनको चुन रहे हो जिनके पूर्वजों ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, जिनके पूर्वजों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, जिनके पूर्वजों ने इस देश में किसी को नीच बनाया, किसी को अछूत बनाया, किसी को शूद्र बनाया। उनकी मानसिकता नहीं बदली, क्योंकि उनके दिमाग में है अरे हम तो ऊपर हैं, बाकी सब नीचे हैं, संविधान कहता सब बराबर है, लेकिन उनके दिमाग में घुस ही नहीं रहा सब बराबर है। उनको लगता हम ऊपर हैं, बाकी सब लोग नीचे हैं। तो हमारे लोगों को मूर्ख बनाकर हमारा वोट लूटने का षड्यंत्र इस देश में चलता रहा है, इसे बदलना हो। देखो जितने महापुरुष आए वो कहते रहे, वो समझाते रहे, मैं भी समझा रहा हूँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। हमारे समाज को कैसे समझाते हैं हमारे लोग, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। फिर शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, हमारा आदमी लालच में आ जाता है, फंस जाता है तो अपनी आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश कर लेता है, बार बार हर इलेक्शन में फंस जाता है। अगर आपको ये लगता है कि इस देश में परिवर्तन होना चाहिए, फंसना नहीं है। नहीं तो कुछ लोगों के लिए चुनाव उत्सव होता है, उनको पता ही नहीं चुनाव हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, उनको लगता है चुनाव उत्सव है। कैसे उत्सव है? अरे अब 10-15 दिन गाड़ियों में घूमने का मौका, 10-15 दिन 200 रुपए 400 रुपए रोज मिल जाएगा बिना काम किए, 10-15 दिन मुर्गा दारू भी मिल जाएगा बिना काम किए। उत्सव, अरे 10 दिन में अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चौपट कर रहे हो आप। बताओ, एक गरीब आदमी का लड़का कहाँ जाता है पढ़ने? सरकारी स्कूल में जाता है। एक अमीर आदमी का लड़का कहाँ जाता है पढ़ने? प्राइवेट स्कूल में जाता है। जब डीएम बनने की परीक्षा होगी, जब एसपी बनने की परीक्षा होगी, आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की परीक्षा होगी, तो क्या जो कमजोर स्कूल का बच्चा है और जो बड़े स्कूल का बच्चा है, क्या दोनों के लिए अलग अलग पेपर आएगा? दोनों के लिए अलग अलग परीक्षा होगी? दोनों के लिए एक ही परीक्षा होगी। जब परीक्षा एक है तो पढ़ाई एक जैसी क्यों नहीं है? क्यों नहीं ये बात लागू होती कि चाहे राष्ट्रपति की संतान हो या गरीब किसान मजदूर की संतान हो, सबको शिक्षा एक समान में रोकना है। तो हराने जिताने या किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपनी ताकत निर्माण करना है। अगर हम अपनी ताकत निर्माण करेंगे तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। देखो, आपको एक और उदाहरण देकर आपको बताता हूं। आप साइकिल खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदते हो, कार खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए देते हो? नहीं देते हो। जब साइकिल, मोटरसाइकिल, कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते तो देश दूसरे को चलाने के लिए क्यों देते हो?
देश भी खुद चलाओ, अपने लोगों से चलवाओ, तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और इतिहास इस बात का गवाह, इतिहास इस बात का गवाह। हम लोग कोई ऐसे पुरखों के वंशज नहीं है। इस देश में मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य था, हमारे पूर्वजों का साम्राज्य था। और जो हमारे पूर्वजों का साम्राज्य था, भारत विश्व गुरु हुआ करता था, भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, पूरी दुनिया में भारत का घंटा बजता था। और जब से इन लोगों के हाथ में भारत को दे दिया, भारत कटोरा लेकर विश्व बैंक के सामने खड़ा है। इतना पतन भारत का हो गया। एक समय तक नालंदा विक्रम सिंह यूनिवर्सिटियां हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, जो पूरी दुनिया के लोग आते थे और गर्व महसूस करते थे कि हम भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। नहीं और कहाँ जाके और 200 यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में एक भी भारत की यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। इतना पतन करवाओगे भारत का, इतना करवाओगे। एक आदमी तो बैठ खा लिया है कि जब तक एक चीज बेच कर अडानी को नहीं दे दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये आदमी खा लिया है, एक चीज अडानी को देने को हुआ है। आप हमको बता सुन रहे हो, इसकी नौकरी पाने की उम्र होगी, सबकी इच्छा होगी हमें सरकारी नौकरी मिले। और जिसकी उम्र निकल गई है, वो सोच रहा होगा कि हमारे बेटा बेटी को, नाती पोता को सरकारी नौकरी मिले। मेरा सवाल है, जब सरकारी कुछ बचेगा तब तो सरकारी नौकरी बचेगी। और